ये बड़ी खबर अलवर से है, जहां पर अलवर के राजगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस एमएलए जौहरी लाल मीणा के बेटे दिलीप मीणा को एक बड़ा झटका लगा है। और ये बड़ा झटका रेप के मामले में, क्योंकि दिलीप मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक समेत 2 अन्य आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश भी दिया। तो बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं, अलवर के राजगढ़ से यह बड़ी खबर, जहां कांग्रेस एमएलए जौहरी लाल मीणा के बेटे दिलीप मीणा को बड़ा झटका। रेप के मामले में दिलीप मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को रद्द किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा झटका सुशील लगा है दिलीप मीणा को। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी है। अब आगे क्या करेंगे? जी देखिए, निश्चित रूप से दीपक मीणा को एक बड़ा झटका लगा है। जो कांग्रेस के सिटी विधायक के बेटे हैं, उनके ऊपर रेप का इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चल रहा था। हालांकि हाईकोर्ट से उनको राहत मिल गई थी, हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया और ये कहा कि जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ऐसे में जो आरोपी है उनको जमानत पर बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर जमानत पर बाहर छोड़ा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं गवाहों को और कहीं ना कहीं इस केस से संबंधित लोगों को डरा धमका सकते हैं। और इसी आधार को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो इस मामले में एक्यूज्ड हैं वो 2 हफ्ते के भीतर कंसर्न कोर्ट में सरेंडर करेंगे, जहां पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी, और ट्रायल कोर्ट में गवाही पूरी होने पर उन्हें जमानत याचिका दाखिल करने के लिए भी आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। सुशील, देखिए, ये फिलहाल एक कानूनी प्रक्रिया है। अभी इस पूरे मामले में जो संबंधित गवाह हैं उनके अभी बयान दर्ज नहीं हुए हैं और ऐसे में हाईकोर्ट के द्वारा जो जमानत दी गई थी उस पर सवाल उठ रहा था और यही वजह फिलहाल कोर्ट में भी देखी गई। कोर्ट ने साफ तौर से ये स्पष्ट किया है कि इस केस से जुड़े हुए तमाम लोग जब अपनी गवाही पूरी कर लेंगे और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन का एक दौर जो है वो आगे बढ़ेगा तो इस मामले से संबंधित जो आरोपी हैं वो कंसर्न कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत के लिए तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और सीधे आपको व्यावर के विजयनगर में लेकर चलते हैं, जहां किसान सम्मेलन में सचिन पायलट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। जो इतिहास रहा, वहां कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज्यादा मजबूत इतिहास नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा इस धरती में है जो मुझे वो खींचकर यहां पर लाया। और सच में 2009 में आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया, जो ताकत दी, वो आज भी मुझे याद है। यहां से सांसद रहे मुझे अब लगभग 10 साल हो गए, लेकिन जब भी मुझे आने का मौका मिला कार्यक्रम में, चुनाव प्रचार में, लोगों से मिलने के लिए, वही प्यार, वही अपनापन, वही स्नेह मुझे मिला और वो आज मुझे देखने को मिला। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, विजयनगर का, मसूदा का, अजमेर के लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का। मैं बहुत से लोगों को देख रहा था जो 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में काम कर रहे थे, उनके कुछ कुछ बाल सफेद होने शुरू हो गए। उनके बच्चे पहले दूसरी चौथी में पढ़ते थे, अब कॉलेज में हो गए, कोई दादा नाना बन गए। लेकिन ये पीढ़ी और समय निकलता रहता है, लेकिन रिश्ता, जुड़ाव, अपनापन वो कभी टूटता नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि समय के साथ वो और गहरा होता जाता है। पूरे प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल लगातार आप लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया और हमारी पार्टी की सरकार बनी। आज फिर चुनाव हमारे सामने है। 3 महीने के बाद राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव तय करेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा उनके परिणामों बहुत भारी असर पड़ेगा। इन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका लोकसभा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। सरकार को जनता ने वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बहुत सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनी। एक विश्वास लोगों ने दिया था भाजपा को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 सालों में हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है।
हमारी माताएं बहनें यहां पर मौजूद हैं, हमारे किसान भाई मौजूद हैं। हर वर्ग को वोट लेने के बाद सिर्फ पीड़ा, दुख और परेशानी देने का काम किया है। किसानों के 3 काले कानून बनाए, साल भर तक किसानों ने दिल्ली में राजधानी में धरना दिया, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या करी, तब जाके इस सरकार ने उन कानूनों को वापस लिया। अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? मुझे पीड़ा इस बात की है कि इस देश और प्रदेश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज गरीब आदमी, गरीब किसान जो महीने में 10-20 हजार रुपए कमाता है, वो अपने 2 बच्चे पाल नहीं सकता। आज फल फूल, साग सब्जी, जो भी चीज बाजार में मिलती है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है, टमाटर तो 200 रुपए किलो हो गया था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झूठे मुंह ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ, भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। वोट लेने के बाद ना नौजवान को नौकरी मिल रही है, ना गृहिणियों के जीवन को बेहतर करने के लिए महंगाई को कम किया जा रहा है। विकास के नाम पर इतना बड़ा मुल्क हमारा है, ये जो विकास हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आम व्यक्ति को थोड़ा फायदा मिले? मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे, हम लोग नरेगा लेकर आए, गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आए, आयोजन ऐसा करते थे कि जो गरीब आदमी उसकी जेब तक पैसा पहुंचे। आज दुख की बात मुझे कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के पास है जो केंद्र में तो सत्ता में फेल हो गई और राजस्थान में विपक्ष में फेल हो गई। मैं परसों टोंक में गया था, वहां मैंने बोला, मैंने कहा यह भाजपा के नेता दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान की बीजेपी को हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पार्टी जगने वाली नहीं है। राजस्थान में बीजेपी का जो हाल है आपके सामने है। लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, सरकार की भी होती है, विपक्ष की भी होती है। दुख इस बात का है कि सदन के अंदर विधानसभा में या सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जब दिसंबर में चुनाव होंगे, पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है, 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है। ये लगातार 5-5 साल का क्रम चलता आ रहा है। कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, राकेश पारिक साहब हमारे विधायक बनकर गए मसूदा से। इन 5 सालों में सचिवालय हो, मंत्री का घर हो, मंत्री का दफ्तर हो, उसके पीछे पढ़ पढ़कर पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, सड़क हो, जो भी हो, पारिक साहब ने उनके प्राण भी लिए मंत्रियों के, लेकिन आपके क्षेत्र में काम करवा कर लेकर आए हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं सरकार में था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं सरकार में था तो मेरा भी कुर्ता छोड़ा नहीं। विधानसभा के अंदर, सचिवालय के अंदर खींच के सड़क, हैंडपंप, बिजली, पानी जो करा सकते थे मसूदा के लिए कराया। और मेरा भी मसूदा के प्रति दिल में एक खास जगह है, इसलिए जितना ज्यादा हो सका हम लोगों ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र में काम कराने की कोशिश करी है। तो साथियों, इस चुनाव के अंदर बहुत सोच समझकर हमें अपने मत का प्रयोग करना है। और मैं जानता हूं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस क्षेत्र से बहुत लोग चुनाव लड़ गए थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीत कर गई थी। और ये बात जो पारिक साहब ने बोली है, मैं भी दोहराना चाहता हूं। तरह तरह की बातें आएंगी, कोई चर्चा करेगा, कोई संवाद करेगा, कोई घोषणा करेगा, कोई अफवाह फैलाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी और आपके दम पर जीतकर जाएगी। अब ऐसे जब चुनाव आते हैं उससे पहले बहुत सारे चुनाव से
ठीक पहले चुनाव से पहले बहुत से नेता, बहुत से दल, बहुत से वक्ता अलग अलग जिलों में जाएंगे और मैं जानता हूं कि अजमेर के अंदर भी बहुत सारे लोग या तो आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव से पहले बात रखेंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, और बहुत लोगों ने कोशिश कर ली। तो अभी आप मसूदा ब्यावर से सचिन पायलट को सुन रहे थे। अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर में, जहां पर भाजपा अनुसूचित जाति का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, जहां पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए, साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी। साथ छेड़छाड़ कैसे करेंगे? ये पहले प्रधानमंत्री है जी, पहले जो एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर 200 करोड़ की लागत से बनता है, उसका उद्घाटन करने जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के मुख से जय भीम निकला है क्या कभी? डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन करते हैं नरेंद्र मोदी और 3 बार बोलते हैं जय भीम, जय भीम, जय भीम। रिकॉर्ड उठा लेना। रिकॉर्ड उठा लेना। किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के मुख से जय भीम नहीं वो निकला। और एक चीज और, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुख से क्या निकला? उनके मुख से एक निकला, क्या कहा? किस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समाज का है। दलित समाज को भूल ही गए, फिर भी अपन वोट ही दे रहे हैं क्या उनको? यार चिंतन तो करो थोड़ा। अल्पसंख्यक भाई भी हमारे ही भाई, वो भी आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन पहला हक दलितों का कहते तो अच्छा लगता ना। क्या आप ठीक नहीं मान रहे हो किस बात को? और उसके बाद नीतियां बदलती गई साहब। प्लानिंग कमीशन के मीटिंग में कहा, भाषण दे दूंगा मैं आपको, किस देश में जितने भी संसाधन हैं उसमें पहला हक अल्पसंख्यक समाज का है। दलित समाज कहां जाएगा? वोट ही देता रहेगा क्या? अब की बार थोड़ा सा चांदना करो। वोट की चोट सबसे बड़ी होती है। वोट की चोट, और वोट की चोट करनी भी चाहिए मौके पे, क्योंकि इतने काम किए जो इस प्रपत्र मैंने गिनाए। भीम ऐप आया था तो लोगों ने मजाक उड़ाई, ये तो लिप सिंपैथी है भीम ऐप। अरे भीम बाबा साहब का नाम, डिजिटल इंडिया में हम प्रवेश कर रहे थे, भीम ऐप। आज आप देखिए कितने लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन भीम ऐप से हो गया। तो इसका मतलब लोग भीम ऐप को याद रखने लग गए और बाबा साहब का नाम भी याद आता है। तो ये कुछ चीजें थी तो मुझे आपको कहनी थी। एक चीज और मैं कहूंगा कि आरक्षण का जहां तक विषय है, ये रोज कहते रहते हैं, मैं भी जाता रहता हूं शादियों में, समाज के फंक्शनों में, तब ये निजीकरण हो रहा है। अरे उनसे पूछिए निजीकरण लाया कौन था? 1991 में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संसद में घोषणा की, अब आगे से देश में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पे काम हो गया। काम होगा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में आलोचना करते समय एलपीजी बोलते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी लाया कौन? ये लाई कांग्रेस और हमारे पे थोप रहे। अरे भाई लाया कौन निजीकरण? इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, वो भ्रम फैलाती है। और मैं फिर कह रहा हूं जी, जो कोई पीएसयू घाटे में चल रहा हो और हम हर साल 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे जी? वो घाटे में चलने वाले पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और जो नहीं चल सकते किसी कारण से, वो ही बंद हुए। तो 91 की पॉलिसी थी कांग्रेस की, उसके तहत। बाकी तो नए पीएसयू बहुत खुल गए।
रोजगार के अवसर बहुत नए हो गए। मैं ये कह रहा था असीम स्कीम जो बाबा साहब के नाम से शुरू की मोदी जी ने। मैं तो तेलंगाना गया, मुझे एससी समाज के कुछ लोग मिले, एससी समाज के। मैंने भजनलाल जी बैठे, मैंने इनको जिक्र किया था। एससी समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा हमें कुछ लड़के मिले, लड़कियां भी थी, कि हमने एक काम शुरू किया जो हम आपके अजमेर से पुष्कर से फूल मंगाते हैं गुलाब के, और हम इसमें फूलों में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा फूलों में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम। बोला एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, और वहां से भी मंगाते हैं, और हमारे यहां भी बहुत फूल होता है, उनको फूलों में ही काम कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा क्या है आपका विषय? कि जी लोन हमें दिया है तो हमें 2-3 करोड़ का लोन और चाहिए। तो मैंने आपको लोन कितना मिला? मैं हैरान था सुन करके, 13.5 करोड़ को ऐसी समाज के लोगों को लोन मिला। कभी सुना कांग्रेस के जमाने में कि किसी कंपनी को 13.5 करोड़ लोन दिया हो? ये नरेंद्र मोदी जी का जमाना है जी। और फिर मैंने बैंक से बात करके 2-2.5 करोड़ रुपए और दिलवा दिए, और काम बहुत बढ़िया चल रहा। 15 करोड़ की लिमिट है। आप भी इस तरह का कोई काम कर सकते हो। यह है आर्थिक समानता, एक है सामाजिक समानता। तो आप केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुन रहे थे, और आप दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस वॉर रूम के 15 जीआरजी में बड़ी बैठक हुई। उसके बाद यह भी बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष यानी चेयरमैन गौरव गोगोई अब राजस्थान आएंगे। दोनों सदस्य गणेश गोदियार और अभिषेक दत्त भी राजस्थान आएंगे। 28 अगस्त को राजस्थान दौरे पर आएंगे सभी नेता। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर दावेदारों से बायोडाटा लेंगे। बैठकों के बाद फिर 3 नामों का पैनल तैयार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस वॉर रूम 15 जीआरजी में बैठक हुई। और यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि राजस्थान में पहली लिस्ट तैयार की जाएगी, और इसके बायोडाटा तैयार करने के लिए ही चेयरमैन गौरव गोगोई के साथ दोनों सदस्य भी आएंगे। बड़े नेता 28 तारीख को आपको कांग्रेस के राजस्थान में दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी से पहले इस बार राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने वाली। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी जीतती आई है, उन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार पहले उतार दे, ताकि कांग्रेस को अधिक समय मिल जाए लोगों के बीच चुनाव प्रचार प्रसार करने का। और वो सीट जो बीजेपी जीतती आ रही है, वो सीट इस बार विधानसभा में कांग्रेस के कब्जे में आ जाए। इसलिए आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक 15 जीआरजी में हुई। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दोनों सदस्य गणेश गोदियार और अभिषेक दत्त, साथ ही चेयरमैन गौरव गोगोई 28 अगस्त को बड़े नेता कांग्रेस के आपको राजस्थान में नजर आएंगे। और राजस्थान